आज मैं दो फंड की बात करूंगा जो कि इंडेक्स फंड होगा। जाहिर सी बात है इंडेक्स फंड है तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो होगा यानी सालाना जो एएमसी आपसे चार्ज करती है आपके फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्टिव फंड से लगभग आधे के बराबर होगा। यानी आप सालाना कम फी पे करेंगे, साथ ही साथ रिटर्न के मामले में ये स्मॉल कैप को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। पहला इंडेक्स फंड आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, जो कि अपने बेस डेट जो कि 2003 का है और आज हम लोग 2024 में हैं। लगभग 20-21 सालों में ये फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 23.05% का दिया हुआ है। सिंस इंसेप्शन की बात की जा रही है, ठीक है। वहीं पर दूसरा इंडेक्स फंड जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि अपने बेस डेट जो कि 2005 में है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बेस डेट से इसने लगभग 25% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है, जो कि स्मॉल कैप को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो ये मोमेंटम फंड और अल्फा फंड क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में तो जानेंगे ही जानेंगे, और इनमें से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो दोनों में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न जो कि कमेंट के माध्यम से पूछा गया श्री मिथुन सर के द्वारा। इनका मेन प्रश्न ये था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लीज गिव अ कंपैरिजन वीडियो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से खुद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन दोनों फंड में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो दोनों में से कौन सा बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी अल्फा 50 के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये इंडेक्स 50 स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और ये 50 स्टॉक्स कहाँ से चुने जाएंगे? ये 50 स्टॉक जो टॉप के 300 कंपनीज हैं उनमें से 50 स्टॉक्स को चुने जाएंगे। अब चुनने की क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। टॉप की जो 300 कंपनी होगी उसमें से आपके 50 स्टॉक चुने जाएंगे, और ये टॉप की 300 कंपनी कौन कौन सी होती है इसके बारे में एक बार पहले बात कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 100 तक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है, जिसे आप लार्ज कैप की कंपनी के नाम से जानते हैं, तो ये लार्ज कैप की कंपनी हो गई। 101 सीरियल नंबर से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक, यानी टोटल कंपनी की संख्या लार्ज कैप में टोटल 100 कंपनी, मिड कैप में 101 से लेकर के 250 तक, यानी टोटल कंपनी की संख्या 150, ये मिड कैप की कंपनी होती है। तो अब तक देखिए कितना हो गया, 100 और 150 250 हो चुका है, और टोटल ये 300 कंपनी में से 50 स्टॉक्स को चुनते हैं। तो अभी भी 50 कंपनी बची हुई है, यानी कि अब 251 सीरियल नंबर से लेकर के 5200 सीरियल नंबर तक जो कि स्मॉल कैप की कंपनी होती है, इसमें से टॉप की जो 50 कंपनी होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पर, उसमें से 50 कंपनी को चुन लेंगे। तो 150 और 100 250 ये हुआ था, और प्लस 50 टोटल मिलाकर के 300 कंपनी हो गई। यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के और सीरियल नंबर 300 तक, यानी टॉप की जो सबसे बड़ी कंपनी होती है जिसमें से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शामिल है, इसमें से 50 कंपनी के स्टॉक्स को चुना जाएगा जिसमें आपका पैसा डाला जाएगा। इसीलिए इसका नाम है निफ्टी अल्फा 50। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि 50 नाम कहां से आया, क्योंकि 50 स्टॉक्स में आपका पैसा जा रहा है। लेकिन ये अल्फा क्या है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप की 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक, यानी लार्ज कैप की 100 कंपनी में से कंपनी चुना जाएगा। इसके बाद से मिड कैप की 150 में से और स्मॉल कैप की 50 में से। अब लार्ज कैप का अलग इंडेक्स होता है, बेंचमार्क, इसी प्रकार से मिड कैप का अलग बेंचमार्क होता है और स्मॉल कैप का अलग बेंचमार्क होता है। किसी भी फंड का वो पर्टिकुलर किसी एक कोई भी फंड हो सकता है, उसका हम लोग परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं? उसके बेंचमार्क से तुलना करके। तो लार्ज कैप का मान लीजिए कोई स्टॉक है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाएगा? उसके बेंचमार्क से तुलना करके। अगर वो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को। मान लीजिए लार्ज कैप का कोई एक फंड है और इसका इंडेक्स मान लीजिए 10% का रिटर्न दिया, इंडेक्स मान लीजिए 10% का रिटर्न दिया, और एक लार्ज कैप का कोई स्टॉक है, टोटल 100 कंपनी है, तो मान लीजिए एक कंपनी ए मैं मान ले रहा हूं लार्ज कैप की, जो कि यहां पर 15% का रिटर्न दिया, 15% का, और बेंचमार्क दे रहा है 10% का। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 5% का, ये अल्फा डिनोट करता है। अल्फा हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो अल्फा का मतलब कि जो रिटर्न उस फंड ने दिया है
उसको उसके बेंचमार्क में से मैं घटा दीजिए तो वहीं अल्फा हमारा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये ए कंपनी थी, अब कोई बी कंपनी है लार्ज कैप में ही, तो उसका मान लीजिए परफॉर्मेंस, अगर ये बेंचमार्क 10% का रिटर्न दे रहा और ये मान लीजिए कि केवल 8% का रिटर्न दे रहा, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा, इस कंपनी में से यानी इस स्टॉक के परफॉर्मेंस में से बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को घटाएंगे तो 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। तो इसी प्रकार से टोटल जो 100 कंपनी लार्ज कैप की है, इसी प्रकार से मिड कैप की उसके बेंचमार्क से तुलना करके जो 150 कंपनी है और स्मॉल कैप की जो 50 कंपनी है टॉप वाली, सबको अल्फा अलॉट कर दिया जाता है उनके बेंचमार्क से कंपेरिजन करने के बाद से। और जब सबको अलॉट हो गया, सभी 300 कंपनी का अल्फा हमें पता चल गया, तो ऊपर से टॉप की जो हाई अल्फा वाले स्टॉक्स होते हैं, टॉप की 50 स्टॉक्स, उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक इंडेक्स बना दिया गया है कि उसी में आपका पैसा जाएगा। यानी कि ये 300 कंपनीज में से टॉप की 50 कंपनी होगी जिनका अल्फा हाई होगा, जो कि अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब किसी भी कंपनी में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी टोटल 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 स्टॉक्स में बराबर वेटेज में तो आपका पैसा डाला नहीं जाएगा, तो ये स्टॉक्स में कितना पैसा डाला जाएगा, वेटेज कैसे तय होगा, तो जिसका जितना ज़्यादा अल्फा उसका उतना ही ज़्यादा वेटेज रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडेक्स बना हुआ है। यानी कि टोटल 300 कंपनी में से जो टॉप की 50 अल्फा जनरेट करने वाली कंपनी होगी, उस कंपनी में उनके अल्फा के वेटेज के हिसाब से आपका फंड एलोकेट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो रीबैलेंसिंग साइकिल है वो हर क्वार्टर में किया जाता है। रीबैलेंसिंग जो होता है वो हर क्वार्टर में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर 3 महीने पर आपका जो फंड का एलोकेशन होगा वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो हर 3 महीने पर रिव्यू करती है और उसके बाद से ऐसे अल्फ़ा जो कि मान लीजिए कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अब अल्फ़ा उसका मान लीजिए कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इस 50 स्टॉक से वो बाहर चली जाएगी। तो जब बाहर चली जाएगी तो हर 3 महीने में ये रिव्यू किया जाता है कि कौन सी कंपनी अल्फ़ा के मामले में ऊपर उठी है और कौन सी कंपनी अल्फ़ा के मामले में नीचे गिरी है। तो मान लीजिए पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में, साल के स्टार्टिंग के 3 महीने में कोई एक कंपनी थी जिसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा था और वो 50 कंपनी के लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ और उसका अल्फ़ा भी मान लीजिए डाउन चला गया, निगेटिव में चला गया, तो जाहिर सी बात है इसमें ये शामिल नहीं होगी। तो जब 3 महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा तो इस निगेटिव अल्फा वाले को इस लिस्ट से निकाल करके उस स्टॉक को चुन लिया जाएगा जो कि अल्फा के मामले में टॉप की 50 कंपनी में शामिल होगी। तो हर 3 महीने में ये रीबैलेंस किया जाता है। यानी कि इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ये फंड जो है वो एक तो पैसिव फंड है, बावजूद इसके हर 3 महीने में आपका जो फंड है वो एक तरीके से रीबैलेंस कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से एक्टिव फंड की तरह काम करेगा। आपको फ़ायदा यहाँ से ये हो रहा है कि एक तो यहाँ पर आपको जो एक्सपेंस रेशियो पे करना है वो बहुत कम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, लेकिन आपको एक्टिव फंड की तरह हर 3 महीने में टॉप की जो 50 कंपनी होगी जो अल्फा ज़्यादा जनरेट कर रही होगी वो आपको आपकी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अब एक बार इनके डेटा के बारे में और बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बेस डेट है वो 2003 को लेकर के चल रहे हैं और बेस वैल्यू जो है वो 1000 को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने जो रिटर्न जनरेट किया है वो लगभग 23% का रिटर्न जनरेट किया है। ये बीटा जो कंपेयर कर रहे हैं वो निफ्टी 50 से कर रहे हैं। निफ्टी 50 क्या होता है, जो लार्ज कैप की कंपनी होती है, जो 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक की कंपनी होती है, उनमें जो टॉप की 50 कंपनियां यानी 1 से लेकर के 50 सीरियल नंबर तक, ये जो कंपनी का इंडेक्स है इसी को हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं। यानी कि जो ये अल्फा, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा 50 जो इंडेक्स बनाया गया है इसको बीटा के मामले में कंपेयर किया जा रहा है लार्ज कैप की टॉप की 50 कंपनी से। तो इनका जो बीटा का 1 साल में जो वैल्यू आ रहा है वो 1.3 आ रहा है। अब ये बीटा का वैल्यू एक जो रेफरेंस पॉइंट होता है उससे बहुत ज़्यादा है, यानी ये फंड निफ्टी 50 की तुलना में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ 5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो 0.92 आ रहा है और वहीं पर अगर आप सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 0.96 आ रहा है। यानी कि ये लार्ज कैप के जो टॉप 50 की कंपनी होंगी उनका जो परफॉर्मेंस होगा उससे वोलेटिलिटी के मामले में 1 साल में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, 5 साल में थोड़ा सा कम होगा और सिंस इंसेप्शन की जब बात की जाती है तो इनका वोलेटिलिटी जो है बीटा का जो वैल्यू है वो 0.96 के बराबर आ रहा है।
वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक साल में स्टैंडर्ड डेविएशन 23%, 5 साल में 22% और सिंस इंसेप्शन 25% है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर इस निफ्टी 50 से वो कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए निफ्टी 50 एक एवरेज वैल्यू जो है वो 10% का दे रही है, तो ये वाला जो फंड है अल्फा 50 वो एक साल में 10% से 23% ऊपर भी जा सकता है और 23% नीचे भी आ सकता है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो जब से ये फंड एक तरीके से बेस डेट को ये लेकर के चला जा रहा है, तो ये 25% ऊपर भी जा सकता है और 25% नीचे भी जा सकता है। यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि ये फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिटर्न के मामले में नो डाउट बहुत ही अच्छा रिटर्न यहां पर जनरेट करके दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे इंडेक्स फंड की, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। यहां पर भी 50 स्टॉक्स में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन यहां पर मेन डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहां पर जो इंडेक्स बनाया गया है यानी 50 स्टॉक्स का जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कितने में से किया जाएगा, 500 कंपनीज में से किया जाएगा। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, नीचे जब आप जाएंगे तो यहां पर मेंशन किया गया बाकायदा इस पॉइंट को, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टॉक फॉर्मिंग पार्ट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स। निफ्टी 500 क्या है, जो स्टार्टिंग की टॉप सबसे बड़ी 500 कंपनी है उसमें से 50 स्टॉक को चुना जाएगा मोमेंटम के आधार पर। अब ये मोमेंटम कैसे बनेगा इसके आधार पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि ये टॉप की 500 कंपनियां होंगी कौन सी। तो मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक आपकी लार्ज कैप की कंपनी होती है, यानी कि टोटल 100 कंपनीज। इसके बाद से 101 सीरियल नंबर से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक ये मिड कैप की कंपनी होती है, यानी कि टोटल 150 कंपनीज। इसके बाद से 251 से लेकर के 252 माफ़ कीजिएगा 5200 तक, टोटल 5200 तक सीरियल नंबर तक जो कंपनी लिस्टेड हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप की कंपनी। तो अभी तक ये कितना हो चुकी है, ये 250 कंपनी हो चुकी है और हमें कितना चाहिए 500, यानी 250 कंपनी यहाँ से स्मॉल कैप से लेना पड़ेगा। तो 250 कंपनी स्मॉल कैप की जोड़ करके ये टोटल जो हमारा बन गया वो 500 बन गया। 500 कंपनी जो टॉप की 500 कंपनी होगी, जिसमें लार्ज कैप की 100 कंपनी, 150 मिड कैप की कंपनी और 250 स्मॉल कैप की कंपनी। अब ये टोटल 500 में से हमें कितना चुनना है, 50 स्टॉक को चुनना है, क्योंकि ये 50 स्टॉक्स में ही पैसा डालेगा। अब ये 500 में से 50 स्टॉक्स हम चुनेंगे कैसे, उसके लिए मोमेंटम स्ट्रेटजी यहां पर अपनाई जाती है। मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, जो फॉर्म में चल रहा होता है उनको जगह दी जाती है और जो फॉर्म में नहीं होता है उसको जगह नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट के तौर पर मोमेंटम फंड भी सेलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि इस स्ट्रेटजी में यह माना जाता है कि जो स्टॉक पिछले 6 महीने, साल भर से 2 महीने, 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। यानी कि जो फॉर्म में है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो प्लेयर फॉर्म में है, वो ये माना जाता है इस स्ट्रेटजी में कि आने वाले समय में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। यानी कि जो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है बेसिकली, वो इस फंड को इस 50 स्टॉक्स में सिलेक्शन कर लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर मेन डिफरेंस ये है कि इनकी जो रीबैलेंसिंग होती है वो हर 6 महीने पर होती है। क्या होती है, हर 6 महीने पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द इंडेक्स इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेमी एनुअली जून और दिसंबर, यानी हर जून और दिसंबर में ये जो फंड है इसको रीबैलेंस किया जाएगा। जबकि इससे पहले अल्फा फंड जो था वो साल में कितने बार रीबैलेंस हो रहा है, 4 बार रीबैलेंस हो रहा है। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने पर वो रीबैलेंस किया जा रहा है। जो अल्फा कम जनरेट करके दे रही है वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा और जो अल्फा ज़्यादा जनरेट करके दे रही है वो लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये जो फंड है वो साल में कितने बार रीबैलेंस हो रहा है, सिर्फ 2 बार। यानी कि अब यहाँ पर ड्रॉबैक, यहाँ से आप इसको समझिएगा। ड्रॉबैक क्या है, मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक बहुत अच्छा चल रही है, चलते चलते वो मान लीजिए पीक पर आ गई, और पीक पर आ गई यानी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा इस 50 स्टॉक्स में। लेकिन चूंकि इसकी रीबैलेंसिंग साल में 2 ही बार हो सकती है, तो मान लीजिए ये टॉप पर है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसी समय जैसे ही एक बार रीबैलेंसिंग हो गया, यानी अगली बार रीबैलेंसिंग का मौका कब मिलेगा, 6 मंथ के बाद मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ से इसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगा, तो ये लिस्ट से कब बाहर होगी, आने वाले 6 महीने के बाद बाहर होगी। तो ये जो फंड है वो निश्चित तौर पर जब नीचे जा रहा है तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न है उसको प्रभावित कर सकता है। एक तो निगेटिव पॉइंट ये हो गया। अगर ये
अल्फा 50 में होता तो इसका साल में 4 बार मौका मिलता है, यानी 3 महीने बाद अगर इस प्रकार का कोई फंड सेलेक्ट कर लिया गया है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अगले 3 महीने में ही उसको रीबैलेंस करके उस फंड को बाहर कर दिया जाता। लेकिन यहां पर मोमेंटम 50 में चूंकि साल में 2 ही बार रीबैलेंसिंग हो रही है, इसलिए अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने का वेट करना होगा, 6 महीने बाद जब इसकी रीबैलेंसिंग होगी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन यहां पर आप रिटर्न देख करके चौंक जाएंगे। अगर मैं आपका थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इसका जो बेस डेट है वो 1 अप्रैल 2005 है। आज हम लोग 2024 में, यानी कि लगभग 19 साढ़े 19 साल का समय हो चुका है इस फंड को। ठीक है, बेस डेट, ये बेस वैल्यू 1000 को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, लॉन्च डेट को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेस डेट का मतलब कि इस डेट से इस इंडेक्स का कंपेरिजन करके मतलब एक तरीके से ये मान लिया गया कि इस डेट से, ये बेस डेट मान लिया गया और इसकी बेस वैल्यू ये मान ली गई और उसके हिसाब से इनका परफॉर्मेंस निकाला गया। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, यहां पर लॉन्च डेट को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब यहां पर आते हैं। देखिए, इनका जो टोटल रिटर्न है वो 25% दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट है और स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छे अच्छे फंड इतना रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाते हैं। यहां पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं तो ये फंड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में एक तरीके से थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जाएगा। और अगर मैं आपको निफ्टी 50 के तहत बीटा का वैल्यू दिखाऊं तो वहां पर बीटा का वैल्यू इससे ज़्यादा आ रहा था, लेकिन यहां पर बीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन की तो 0.88 आ रहा है, जो कि उससे कम है। यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल होगा, किससे? अल्फा 50 से। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहां पर कम है। इससे भी आप जान सकते हैं कि ये फंड क्या है, कम वोलेटाइल है। वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 25% का था, यहां पर सिर्फ 22.5% का है। तो इससे ज़्यादा अल्फा वाला फंड वोलेटाइल है। अब आते हैं आपके कुछ और प्रश्नों को लेकर के। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि ये फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम क्यों है या फिर इसका बीटा कम क्यों है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन निफ्टी 50 से ही किया जा रहा है, तो आखिर ये इसका कम क्यों है? तो मेन रीजन इसका कम होने का ये है कि ये टोटल 500 कंपनीज में से आपके 50 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जा रहा है और वहाँ पर 300 कंपनी में से 50 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न ये फंड ज़्यादा हमें कैसे दे रहा है, जबकि ये अगर मैं आपको बताऊं ये अल्फा 50 का ये अल्फा 50 आप मान लीजिएगा और ये आपका मोमेंटम फंड को मान लीजिएगा। मोमेंटम फंड 500 टॉप की कंपनी में से 50 स्टॉक को सेलेक्ट करता है और अल्फा टॉप की 300 कंपनी में से 50 स्टॉक को सेलेक्ट करता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा क्यों बन रहा है। रिटर्न ज़्यादा बनने का ये जो रिटर्न आप देख पा रहे होंगे 25%, ये किसका है? ये मोमेंटम 50 का है। और रिटर्न ज़्यादा बनने का रीजन ये है कि जो यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप की कंपनी देखेंगे तो 250 स्मॉल कैप की कंपनी का यहाँ पर शामिल किया गया था 50 स्टॉक को चुनने में, लेकिन यहां पर कितनी कंपनी को शामिल किया गया था स्मॉल कैप की? स्मॉल कैप की सिर्फ 50 कंपनी थी। क्यों? ध्यान से देखिए, 300 कंपनी तो टॉप की ली जाएंगी, जिसमें से 100 कंपनी लार्ज कैप की, 150 कंपनी मिड कैप की, और बचा आपका 50 ही तो बचा। तो 50 कंपनी जो बचा वो स्मॉल कैप से चुना जाएगा। अब इस 500 में देखेंगे तो 100 आपकी लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 जो बचा वो आपकी स्मॉल कैप में चली जाएगी। तो स्मॉल कैप का यहां पर आप देखेंगे ज़्यादा स्टॉक है और ज़्यादा होने की वजह से चूंकि स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देते हैं, इसी वजह से रीजन ये है कि मोमेंटम फंड का जो रिटर्न है वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखेगा अल्फा फंड से। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब ये रिटर्न ज़्यादा दे रहा है लेकिन ये वोलेटाइल भी कम दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। ये जो फंड है मोमेंटम 50 वाला, वो ऐसे फंड को सेलेक्ट किया जाता है जो कि एक तरीके से रिटर्न के मामले में ज़्यादा रिटर्न दिखा रहे हो, और जिसका ज़्यादा रिटर्न होगा उसका वेटेज उतना ज़्यादा होगा, उसका वेटेज उतना ज़्यादा रखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल जो 500 कंपनी में से आपको 50 स्टॉक को चुनना है और यहाँ पर 300 कंपनी में से 50 स्टॉक को चुनना है। तो चूंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कम देखने को मिल रहा है। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि अगर इन दोनों फंड में से कोई एक फंड सेलेक्ट करना रहे तो आप किसे फंड सेलेक्ट करेंगे? तो नो डाउट ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपका किस में हो रहा है? मोमेंटम 50 में हो रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये मोमेंटम 50 का डेटा है और इस डेटा के अनुसार ये रिटर्न भी आपको सिंस इंसेप्शन ज़्यादा बना करके दे रहा है। फंड वोलेटाइल भी कम है अल्फा 50 से और रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके दे रहा है। तो नो डाउट दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना रहे तो आप मोमेंटम 50 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ तक पहुँचने पर मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम स्मॉल कैप की अपनी एसआईपी रो करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। देखिए, स्मॉल कैप और मोमेंटम फंड नो डाउट रिटर्न के मामले में काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर जो 500 में से आपके स्टॉक को चुने जा रहे हैं, स्मॉल कैप में क्या होता है, वहाँ पर भी आपको लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर मिलता है। कोई भी आप स्मॉल कैप का अगर आप उनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर स्मॉल कैप के भी फंड होते हैं, मिड कैप के भी फंड होते हैं और लार्ज कैप के भी फंड होते हैं। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% एक्सपोजर जो होगा स्मॉल कैप फंड का वो स्मॉल कैटेगरी में रखना है, बाकी का 35 जो बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फंड को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि 70-80% वो स्मॉल कैप रख लेते हैं और बाकी का 20% बचा उसमें लार्ज कैप और मिड कैप को डाल देते हैं, ताकि फंड थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। जब मार्केट में करेक्शन आए तो वो फंड ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर अगर आप ये मोमेंटम 50 फंड देखेंगे तो ये भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का ही एक्सपोजर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया टॉप की 500 कंपनियों में से 50 स्टॉक को कैसे चुना जाएगा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी मोमेंटम के तौर पर। तो उस कंडीशन में ये भी आप तरीके से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर तो आपको यहाँ से भी मिल रहा है, मिड का भी मिल रहा है और लॉन्ग का भी मिल रहा है, लार्ज कैप का भी मिल रहा है, और वही काम आपका स्मॉल कैप की कैटेगरी भी कर रही है। तो अगर आप ऑलरेडी स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं तो आप उसको बंद मत करिए, उसको एज इट इज चलने दीजिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं। ये बहुत रिस्की डिसीजन हो सकता है, आप लोग सब कुछ इसके फैक्टर्स को ध्यान में रख करके करिएगा। और ये जो दोनों फंड है वो ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो कि काफ़ी एग्रेसिव हैं, क्योंकि ऐसे फंड जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फंड जो होते हैं, जो मोमेंटम 50 हो गया या फिर अल्फा 50 हो गया, वो जब मार्केट में करेक्शन आता है तो तेजी से गिरते भी हैं। क्यों तेजी से गिरते हैं? मोमेंटम 50 को आप ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई फंड बहुत अच्छा चल रही है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा आना और उसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, दो तरीके से स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है जिसकी वजह से उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो जेन्युइन रीजन है प्राइस का बढ़ना। लेकिन कई बार क्या होता है, पंप डंप के कारण या फिर आप कई बार फ्रंट रनिंग का मामला देखते होंगे, या फिर कई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस मैनिपुलेट किए जाते हैं और उसके प्राइस गलत तरीके से बढ़ जाते हैं। अब जब ये प्राइस गलत तरीके से बढ़ गया तो मोमेंटम के अंतर्गत सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन सा रिटर्न ज़्यादा बना करके दे रहा है। तो भले इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है लेकिन ये मोमेंटम फंड में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही करेक्शन आएगी तो चूंकि इसका फंडामेंटल तो स्ट्रांग नहीं था, ये गलत तरीके से इस स्टॉक के प्राइस बढ़े हुए थे, तो जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो ऐसे फंड बहुत तेजी से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। और ये जब नीचे गिरेगा तो चूंकि मोमेंटम फंड का आने वाले 6 मंथ के बाद आपका रीबैलेंस किया जाएगा। अगर ये फंड नीचे चला गया तो 6 महीने बाद ही ये आपके पोर्टफोलियो से निकाला जाएगा। उस कंडीशन में 6 महीने तक आपका निगेटिव में रिटर्न बढ़ने की संभावना रहती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जबकि अगर आप देखेंगे जो ऐसे एक्टिव फंड होते हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर जब भी चाहे ऐसे फंड एक तरीके से स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बाहर निकाल करके ऐसे स्टॉक्स को वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके ही आप अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेकर के आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और ऐसे फंड में जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, जो भली भांति इन सभी चीज़ों से अवेयर हैं कि मार्केट में अगर हमें 25% का रिटर्न मिल रहा है तो हमें माइनस का 20% रिटर्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन फंड हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अल्फा 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन पर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू एक एएमसी, बंधन एएमसी जो है वो आपको एक फ़ंड मौका देती है, जो कि बहुत पुराना फ़ंड नहीं है। अगर आपको यहाँ पर मैं डेट दिखाऊं तो ये फ़ंड अक्टूबर 2023 का है, यानी कि लगभग 1 साल का समय इसको होने जा रहा है। और मैं यहाँ पर चूँकि ये एक इंडेक्स फ़ंड है तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 0.34% है। वहीं पर अगर आप एक्टिव फंड सेलेक्ट करेंगे तो उनका 0.6 के आसपास रहता ही रहता है, इसके आसपास रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सालाना जो फ़ी पे करना है वो एक तरीके से आधा पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अल्फ़ा के बारे में। अगर आप जो मोमेंटम फंड है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ,
मोमेंटम 50। तो ये NFO के तौर पर लॉन्च हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मोमेंटम 50 में, देखिए 500 मोमेंटम 50 में ये एक NFO के तौर पर लॉन्च हुआ है। और इसको मत कंसीडर करिएगा, ये 150 मोमेंटम मिड कैप का है, ठीक है, ये मिड कैप का है। तो ये वाला मैं ये रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ जो 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। तो ये NFO के तौर पर लॉन्च हुआ है, और अगर आप चाहें तो NFO में इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख करके ही आपको करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद से अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे अल्फा फंड की मैं बात करूँ, अल्फा 50, तो यहाँ पर आपको ETF का भी मौका मिल जाता है। जैसे देखिए कोटक का निफ्टी अल्फा 50 ETF है, इसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड की बात करूं तो इसमें कोई भी ETF अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ NFO अवेलेबल है, और वो भी निपॉन इंडिया 550 इंडेक्स फंड का, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे कंसीडर कर लीजिएगा, लेकिन पूरे तरीके से डिसीजन आपका होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।